नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बैचेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक का भरोसा भी दिया जाता है। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा पिछला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो चुका है और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जाते हैं जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, जो कि आपने ज़्यादा रिकमेंड किया था। इस वजह से मैं ये चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट 5 और इस यूनिट 5 के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो यूनिट 5 के अंतर्गत आता है ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इरिगेशन। ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी। यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो इसकी भाई जानना जरूरी होता है। जहां पर अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ह्यूमन का मतलब होता है इंसान और फिजियोलॉजी का मतलब होता है आंतरिक संरचनाएं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम इंसान के अंदर होने वाली सभी घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। कौन कौन से इवेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से इवेंट होते हैं उन सभी के लिए मैं फर्स्ट लेटर लिख करके आपको समझाऊंगा। पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है आपका होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस का मतलब यह होता है कि बॉडी के अंदर को कंट्रोल करके रखना या संतुलित बना करके रखना। ठीक है, बैलेंस करके रखना, जैसे बॉडी के टेम्परेचर को, पीएच वैल्यू को, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखना। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज, जैसे हम कहते हैं रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है भाई, रेस्पायरेशन सीधे सीधे रिप्रेजेंट करता है गैसियस एक्सचेंज को, क्योंकि रेस्पायरेशन के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ने को मिलता है इंसान के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, एंजाइम कौन कौन से काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इन सारे चीज़ों को पढ़ने को मिलता है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो बने अनवांटेड या हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उन सभी के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे किडनी के बारे में, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, रीएब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला होता है। उसके बाद पढ़ेंगे आप पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंसरी ऑर्गन, मोटर न्यूरॉन वगैरह पाए जाते हैं। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इम्पल्स का पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्स आर्च कैसे बनता है, इन सारे चीज़ों को आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आप पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जैसे हार्मोन्स, जैसे हार्मोन्स को क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इनसे निकलने वाले हार्मोन्स जैसे T4 T3 हार्मोन हो गया, पैनक्रियास से निकलने वाले इंसुलिन, और एड्रिनल से निकलने वाले एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे आप, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे आप मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की बेटा अगर हम बात करते हैं तो मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे आप टाइप्स ऑफ मसल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद स्कल्टल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बारे में आप पढ़ेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है भाई, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस, स्पर्म कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है, फीमेल के अंदर पढ़ेंगे आप। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में पढ़ा जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। देन उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर पढ़ा जाता है स्केलेटल सिस्टम के बारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। स्केलेटल सिस्टम में आप पढ़ेंगे बोन के बारे में, बोन कैसे काम करता है, बोन में ज्वाइंट कौन कौन सी होती है, उस ज्वाइंट के बारे में आप पढ़ेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम, विटामिन, ये सभी रिक्वायर क्यों होती है और कब, या इनकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, इन सारे चीज़ों को जाना जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आने वाले स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत। उसके बाद इसके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है आपका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम में आपका पढ़ते हैं इनेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे, वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी चीज़ें अगले क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगी। बट
ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है, तो इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप स्पेशल सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो भी चीज़ें आती है, मैं सारी चीज़ों को एक बार आपको बता दिया। मैं वापस से इन सारी चीज़ों को एक बार लिख करके आपको PDF के रूप में यहाँ पर लगा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। चैप्टर को शुरू करते हुए पढ़ेंगे हम ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज के बारे में, ताकि वहाँ पर एक एक चीज़ों को मैं अच्छे से क्लियर करके चैप्टर को ही समझाऊं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए ASB बायोलॉजी परिवार के साथ और पढ़ते रहिए NCERT लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक।